हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का एक बार फिर से ऑनलाइन प्रिपरेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इस समय ऑनलाइन प्रिपरेशन जो है वो करा रहा है आपकी सी टेट यूपी टेट की प्रिपरेशन। तो चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो वीडियो है इसमें हम लेते हैं आपका ईवीएस पर्यावरण यानी पर्यावरण अध्ययन में चैप्टर 3। अभी चैप्टर जो 2 था उसमें हमने देखा था कि भोजन के कौन कौन से अवयव होते हैं, ठीक है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स और वसा। ये बहुत सारी चीज़ें हमने आपके चैप्टर 2 में देखा है। यदि आपने वॉच नहीं किया तो उसे वॉच कर लीजिएगा। आज हम चैप्टर 3 लेते हैं और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और जिसमें रह गया था आपका जल और रुधिर का यानी कि ब्लड का। तो आज इसमें मानव शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत हम लेंगे जल, पाचन तंत्र, रुधिर और रुधिर समूह यानी ब्लड और ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, इनसे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं वीडियो। लेकिन उसके पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करिएगा। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। और आपसे गुजारिश करना चाहूंगी कि यदि आप एग्री हो तो हम चाहते हैं कि आप टेलीग्राम में आ जाएं, वहां पे हमें ज्वाइन कर ले ताकि वहां पे हम आपको ढेर सारे PDF और नोट्स अवेलेबल करवा दें। क्योंकि व्हाट्सएप में जो ग्रुप होते हैं, मेरे 3 ग्रुप क्रिएट हो चुके हैं व्हाट्सएप पे और पॉसिबल नहीं होता है कि सभी ग्रुप में आप बार बार जाके मैसेज या PDF देना। तो यदि आप एग्री होते हैं और आप सहमत हैं तो प्लीज जो मेरा व्हाट्सएप का नंबर उसमें टेलीग्राम में भी है तो प्लीज आप वहां पे आके ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैं ये जो PDF है आराम से वहां पे भी आपको अवेलेबल करवा सकूं। तो चलिए फिर देख लेते हैं वीडियो आपका मानव शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत जल, पाचन तंत्र, रुधिर यानी ब्लड। तो फ्रेंड्स, जल यानी कि वाटर, आपको पता है कि इसकी क्या अहमियत है। इसके बगैर हम अधूरे हैं। हम क्या, पूरी जो विश्व है इसी पे चल रही है, भोजन, जल, इन सभी चीज़ों से। तो जल के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं। और सबसे पहली बात कि जल जो है, वाटर जो है, पानी जो है, एक अकार्बनिक पदार्थ है। तो जल किस तरह का एक पदार्थ है, कार्बनिक, अकार्बनिक, यौगिक, मिश्रण, इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे सकता है। तो जल जो है वो एक अकार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं कि मानव शरीर में लगभग 60 से 70% जो होता है जल होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्रिएट ये हुआ था कि जो जल है किस तरह का पदार्थ है, कार्बनिक, अकार्बनिक, यौगिक, मिश्रण, तो जल अकार्बनिक पदार्थ है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये क्रिएट होता है कि मानव शरीर में कितने % तक जल होता है, कितने % तक जल या पानी की मात्रा पाई जाती है। तो देखिए 60 से 70% होता है जल हमारे शरीर में होता है, ठीक है। ये पसीने एवं वाष्पन द्वारा शरीर का ताप नियंत्रित करता है। जब हमारे शरीर में ज़्यादा पानी की मात्रा हो जाती है तो जो पसीना निकलता है इसका यही रीजन होता है। उसी के हिसाब से यानी पसीने का निकलना, विसर्जन करना ही क्या होता है, ताप को नियंत्रित करता है, हमारे शरीर की गर्मी को नियंत्रित करता है। कौन? जल। ये पाचन, परिवहन एवं उत्सर्जन में सहायक होता है। हम लोग जनरली जानते हैं कि हम कहते हैं ना कि भोजन के बाद हमेशा हमें पानी पीना चाहिए और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए कि जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हमारे शरीर में ठोस पदार्थ है उनको लिक्विड के रूप में, जल जो लिक्विड होता है तो जाकर उनको क्या करता है, पचाता है। तो पाचन और परिवहन और उत्सर्जन के रूप में सहायक होता है। और इसके जो मुख्य स्रोत होते हैं, उपापचयी जल, तरल भोजन और पीने का जल होते हैं। और इसकी कमी से निर्जलीकरण हो जाता है। तो रिहाइड्रेशन जो होता है, डिहाइड्रेशन किसकी वजह से होता है, तो वो होता है जल की कमी से, ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है जल आपके लिए। और इससे कितने क्वेश्चंस बने हैं, इससे 3 या 4 क्वेश्चंस बन चुके हैं। जल कैसा पदार्थ है, जल एक कार्बनिक पदार्थ है। हमारे शरीर में जल की कितनी मात्रा होती है, तो 60 से 70% हमारे शरीर में जल की मात्रा होती है। और जल जो होता है हमारे शरीर का ताप किस तरह नियंत्रित करता है, तो पसीने एवं वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है, ठीक है ना। और इसके अलावा हालांकि इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि किस में सहायक होता है, लेकिन पाचन, परिवहन, उत्सर्जन में सहायक होता है। और जल की कमी से कौन सा रोग होता है, निर्जलीकरण हो जाता है, रिहाइड्रेशन। अब देख लेते हैं मानव शरीर क्रिया विज्ञान, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, जो हमारे शरीर का, हमारे बॉडी का एक अभिन्न हिस्सा होता है। तो जो पाचन तंत्र होता है, तो मनुष्य एवं अन्य जंतुओं में जंतुसम जो पोषण पाया जाता है, ठीक है ना, जिसे हम होलोजोइक जो न्यूट्रिशन होता है वो पाया जाता है पाचन तंत्र, ठीक है ना। भोजन का अंतर्ग्रहण क्या होता है, तो देखिए भोजन का जो पोषण होता है वो आहार नाल में होता है। और यह पोषण निम्न चरणों में होता है, क्योंकि जो पोषण होता है किस तरह से, भोजन का जो पोषण किस तरह से होता है, तो देखिए आहार नाल यानी मुख के माध्यम से जो नली होती है उससे होता है। और जब हम भोजन है किससे लेते हैं, तो मुख गुहा
गुहा से लेते हैं, मुख से लेते हैं, और वही मुख से लगी हुई नाल होती है जो अंदर की ओर जाती है पाचन तंत्र में। ये दांतों द्वारा चबाया जाता है और तथा लार के साथ मिश्रित किया जाता है। तो लार बेहद इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसमें? भोजन के पाचन में, ठीक है ना। अंतर्ग्रहण मुख गुहा में होता है, यानी कि जो अंतर्ग्रहण होता है वो कहाँ होता है? मुख गुहा में होता है। तो जो बकल कैविटी होती है इसमें होता है, और जो लार ग्रंथियां होती हैं वो क्या करती है? भोजन को गीला करती है। जैसे कि मैंने बताया कि लार का बेहद इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। तो लार जो होती है किसको? भोजन को गीला करती है, बेहद इंपॉर्टेंट रोल इनका होता है। भोजन कणों के समूह में लार लुगदी बना देती है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि लार ग्रंथ में स्टार्च को तोड़ने वाला एक एंजाइम जिसे टाइलिन होता है वो पाया जाता है। तो देखिए क्वेश्चंस किस तरह से क्रिएट होता है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो आपसे ये पूछा जाएगा कि लार ग्रंथ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। मैं इसीलिए आपको पहले थ्योरी पढ़ा रही हूँ। थ्योरी में कौन से क्वेश्चन क्रिएट होंगे, जब मैं एमसीक्यू लेके आऊंगी तब भी उसमें देखिएगा कि यही क्वेश्चंस आपके होंगे। तो लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो देखिए टाइलिन, ठीक है ना। टाइलिन नाम का एंजाइम होता है जो पाया जाता है किसमें? लार ग्रंथि में। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है। तो लार ग्रंथि में जो स्टार्च होता है उसको तोड़ने वाला एक एंजाइम पाया जाता है जो टाइलिन होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे भोजन का पाचन देख लेते हैं किस तरह से होता है। तो देखिए संयुक्त एवं अघुलनशील भोजन कणों को सरल अघुलनशील एवं अवशोषण योग्य भोजन कणों में परिवर्तित की क्रिया पाचन कहलाती है। तो पाचन क्या कहलाता है? डाइजेशन क्या कहलाता है? तो देखिए जो अघुलनशील भोजन होते हैं, ठीक है, जैसे हमने भोजन खाया तो उनको क्या होता है, किससे हमारे मुख ने उसको चबाया, ठीक है, पानी में मिला वो, इसके बाद उसका अवशोषण होता है, उसके बाद भोजन के कणों में परिवर्तन हो जाता है। जो ये पूरी क्रिया होती है वो क्या होता है? वो भोजन का पाचन कहलाता है। फिर इसके बाद मुख गुहा में भी पाचन होता है, यानी कि जो आपका मुख गुहा में स्टार्च पर लारी जो इमाइलेज कार्य करता है। दूसरा पाचन होता है मुख गुहा पर, ठीक है ना। और जो तीसरा होता है वो अमाशय में पाचन होता है, ठीक है ना, डाइजेशन इन स्टमक। तो भोजन जो होता है वो ग्रास नली से हो करके अमाशय में प्रवेश करता है। जब हम भोजन करते हैं तो ग्रास नली से नीचे जाता है, फिर वहां से अमाशय में प्रवेश करता है, ठीक है। तो ये अमाशय में क्या होता है? प्रवेश करता है। फिर इसके बाद भोजन जो होता है वो अमाशयी रस जो होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलता है, जो भोजन को जीवाणु रहित एवं माध्यम को अम्लीय बना देता है। यानी कि भोजन ग्रास नली से होकर कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है। अमाशय में एक रस होता है, अमाशयी रस जिसको कहते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक एवं क्लोरिक अम्ल में मिल जाता है और जो भोजन को जीवाणु रहित यानी शुद्ध कर देता है और माध्यम को अम्लीय बना देता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो पेप्सिन होता है वो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करके उन्हें पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। यानी कि जो पेप्सिन प्रोटीन होता है उसका पाचन करके वह उसे पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। तो पेप्सिन प्रोटीन जो होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? एक और क्वेश्चन क्रिएट होता है कि पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करके किस में परिवर्तित करता है? तो पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करके पेप्टोन में परिवर्तित करता है, ठीक है ना। पचित जो भोजन होता है वो काइम कहलाता है, ठीक है ना। इसके बाद इतनी प्रोसेस होने के बाद ये जो भोजन होता है वो पचने लायक हो जाता है और वो क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। छोटी आंत में, अब तो अभी भोजन की प्रोसेस यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, ठीक है ना। अब जो काइम होता है वो काइम जो होता है वो कहाँ पहुँचता है? काइम ग्रहणी में पहुँचता है। और भोजन जो होता है वो पित्त रस यानी यकृत से स्रावित से, यानी पित्त रस यानी जो यकृत होता है, यकृत से मिलता है, जो वसा को छोटी गोलियों में तोड़ देता है, ठीक है। और जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन पर कार्य करके उसे पेप्टाइन में तोड़ देता है और एमाइलेज स्टार्च को सरल शर्करा में परिवर्तित कर देता है। इतना आसान नहीं है भोजन का पचना, और इसीलिए जब ये पूरे वर्क फंक्शन नहीं हो पाते हैं तो जनरली लोगों का भोजन नहीं पच पाता है और अपचय जिसे बोलते हैं वो हो जाता है। और लाइपेज जो होता है वसा को वसा अम्लों एवं ग्लिसरॉल को परिवर्तित कर देता है और भोजन जो है इलियम में पहुंचकर आंत रस से मिलता है। इतनी प्रोसेस होती है किसमें? छोटी आंत में भोजन के पचने की ये क्रिया होती है। इसके बाद जो आपका लेक्टेज होता है वो लेक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है और सुक्रेज जो है सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल देता है। और ट्रिप्सिन जो होता है वो पेप्टाइड्स का अमीनो अम्लों में पाचन करता है। अब भोजन जो है वो क्या कहलाता है? काइल कहलाता है।
ठीक है, तो इतना कुछ हमने पढ़ा भोजन के पचने के बारे में। इनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि पचे हुए भोजन का अवशोषण एवं स्वांगीकरण किस तरह से होता है, ठीक है। इलियम की जो आंतरिक सतह होती है वहां पर अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं, जिन्हें विलय कहते हैं। विलय किन्हें कहते हैं? जो इलियम होती है उसकी आंतरिक सतह पर अंगुलीनुमा जो उभार होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। और प्रत्येक विलय पर रुधिर वाहिनियों और लिम्फ वाहिनियों का, ठीक है ना, क्या होता है? जाल बिछा होता है जो भोजन के अवशोषण में सहायता करते हैं। तो थोड़ी सी अगर थ्योरी भी आप पढ़े रहेंगे तो आपके लिए जरूरी है। अनावश्यक भोजन का बहिष्करण कैसे होता है? अभी तो हमने देखा कि भोजन का पाचन किस तरह से होता है। अब जो भोजन नहीं पचता है तो उसका बहिष्करण बाहर किस तरह से वो निकलता है, जो अनवांटेड फूड होते हैं। तो जो पचा हुआ भोजन होता है वो बड़ी आंत में प्रवेश करता है, और बड़ी आंत जो होती है भोजन का अवशोषण नहीं कर सकती है, लेकिन जल का अवशोषण करती है। बड़ी आंत जो होती है वो भोजन का अवशोषण तो नहीं कर सकती पर जल का अवशोषण कर लेती है। तो जो शेष बचा हुआ ठोस वर्ज्य पदार्थ यानी विष्ठा होता है, ठीक है ना, क्या कहलाता है? वर्ज्य पदार्थ विष्ठा कहलाता है, और वह मलाशय में पहुंचता है और इसके बाद वो क्या होता है? निकल जाता है, मलाशय के माध्यम से निकलता है, यानी अनावश्यक भोजन जो होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे रुधिर के बारे में, ब्लड के बारे में पढ़ लेते हैं, जो बेहद इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये जो आपका पूरा भोजन वाला चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो इसको आपको इसे अच्छे से देखना है। तो रुधिर में यानी ब्लड में जो होता है, तो रुधिर प्लाज्मा एवं उसमें तैरने वाली रुधिर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो रुधिर जो होता है, ब्लड जो होता है प्लाज्मा, और उसमें जो तैरने वाली रुधिर कोशिकाएं यानी कि रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उनसे मिलकर बना होता है। और रुधिर में निर्जीव जो प्लाज्मा होता है वो 60% होता है, एवं सजीव रुधिर जो कोशिकाएं होती हैं वो 35% होती हैं। परसेंट याद रखिएगा, ठीक है। जो निर्जीव प्लाज्मा होता है यानी प्लाज्मा जो होता है रुधिर में, रक्त में, ब्लड में, वो 60% होता है, और जो सजीव रुधिर कोशिकाएं होती हैं वो 35% होती हैं। और इनमें 90% जो होता है क्या होता है? जल होता है, और 10% अन्य पदार्थ होते हैं आपके ब्लड में। ओके, ब्लड से भी एक दो क्वेश्चन जरूर आता है। लाल रुधिर कोशिकाएं जिन्हें हम आरबीसी कहते हैं, अब ये क्या है? तो देखिए इनमें उपस्थित हीमोग्लोबिन जो होता है, आपने नाम सुना है, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन जो होता है रक्त में नामक लाल वर्णक के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो रक्त है यानी कि जो रक्त या फिर जो ब्लड है वो लाल किस रंग से होता है? तो वो हीमोग्लोबिन के कारण से लाल होता है, यानी हीमोग्लोबिन नामक जो लाल वर्णक होता है उसके वजह से क्या होता है? ये रक्त लाल होता है। और हीमोग्लोबिन जो शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का कार्य होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ये आपका बन जाता है यहाँ पे कि हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है कि कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का काम करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का कार्य कौन करता है, फिर ऑप्शन दिया रहता है तो उसमें हीमोग्लोबिन भी रहेगा, तो उसको आपको सही सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। लाल रुधिर कोशिकाओं का जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो आरबीसी आपका होता है यानी लाल रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं उसका जीवन काल, तो यहाँ पे लाल रुधिर कोशिकाएं कम होता है, आरबीसी ज्यादा होता है, यूज होता है। तो इसका जो जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 120 दिन का होता है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। और इनका जो निर्माण होता है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है। ओके, अब हम देख लेते हैं WBC यानी श्वेत रुधिर कोशिकाएं। जो रेड रुधिर कोशिकाएं हैं, आई थिंक क्लियर हो गया। इसमें से दो क्वेश्चन जो हैं बेहद इंपॉर्टेंट आपके बनते हैं, मैं बता देती हूँ फिर से अगेन वो कौन से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो जो लाल रुधिर कोशिकाएं आरबीसी होता है उसका जीवन काल कितने का होता है? तो देखिए उसका जीवन काल जो है 120 दिन का होता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? तो ऑक्सीजन पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का कार्य करता है। कहाँ? कोशिका में, ठीक है ना। और जो लाल रुधिर होता है वो किसकी वजह से लाल रंग होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है। अब देख लेते हैं आपका श्वेत रुधिर यानी कि WBC जिसे हम बोलते हैं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं। ओके, तो ये अनियमित आकार की होती हैं और संख्या में लाल रुधिर कोशिकाओं की तुलना में बहुत कम होती हैं। ओके, और इनका जो जीवन काल है वो 24 से 30 घंटे होता है।
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हालांकि बहुत कम पूछा गया है, सबसे ज्यादा आपका लाल रुधिर का पूछा जाता है। फिर भी इसे भी आप याद रखिएगा कि जो श्वेत रुधिर कोशिकाएं होती हैं उनका जीवन काल जो होता है वो 24 से 30 घंटे ही होता है, यानी आपको इसको घंटे में याद रखना है, ठीक है। और इसका जो निर्माण होता है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है और इसके मुख्य कार्य जो होते हैं रुधिर परिवहन, मृत पदार्थों को हटाना एवं जीवाणु के विरुद्ध लड़ना आदि होता है, ठीक है ना। तो जीवाणु के विरुद्ध कौन सी कोशिकाएं लड़ती हैं, लाल या फिर श्वेत करके पूछा जाएगा, तो श्वेत कोशिकाएं जो होती हैं वो जीवाणु के विरुद्ध लड़ती हैं। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं प्लेटलेट्स कोशिकाएं क्या होती हैं। तो ये रक्त जमने यानी कि जो ना ब्लड क्लॉटिंग में क्या सहायता प्रदान करता है, कौन, प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं वो सहायता प्रदान करती हैं। अब रुधिर समूह देख लेते हैं, ब्लड ग्रुप देख लेते हैं, इससे भी एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि 1902 में नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर समूहों की संख्या की खोज की थी। तो रुधिर यानी कि जो रक्त समूहों की संख्या की खोज किसने की थी, तो आपके कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी 1902 में। मनुष्यों में 4 रुधिर समूह होते हैं, ए बी और ओ तथा ओ समूह का रुधिर, ठीक है ना। और किसी भी मनुष्य को दिया जा सकता है, इसे सर्वदाता कहते हैं। तो कौन कौन से रुधिर समूह होते हैं, ए बी यानी ए बी और ओ हो गए ना 4 रुधिर समूह, तथा ओ समूह का जो रुधिर होता है किसी भी मनुष्य को दिया जा सकता है, यानी ओ समूह का जो इसका भी ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप जो होता है ओ समूह का, वो किसी को भी दिया जा सकता है। सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यूनिवर्सल डोनर, तो वो होता है ओ समूह का। तो चलिए यहाँ पे अब देख लेते हैं, आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन देख लेते हैं, यानी कौन किसको रक्त दे सकता है और ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये रक्त समूह है, क्योंकि जनरली वैसे अगर रक्त समूह देखा जाए तो यहाँ पे 4 दिए गए हैं, लेकिन 8 तरह के भी होते हैं, क्योंकि ये प्लस और माइनस में चलते हैं, ठीक है ना। किस में चलते हैं, प्लस और माइनस में, जैसे ए निगेटिव और ए पॉजिटिव, बी निगेटिव बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव ए बी पॉजिटिव और ओ निगेटिव ओ पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 8 होते हैं, बट मेन श्योर यहाँ पे हमने 4 लिया है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो जैसे रक्त समूह ए हो गया, अब ए वाला जो है वो किसको रक्त दे सकता है, रक्त प्राप्त करता वर्ग, ठीक है। यानी कौन प्राप्त कर सकता है, ए का ब्लड ग्रुप कौन ले सकता है, तो ए तो ले ही सकता है, साथ में जिसका ए बी ग्रुप है वो भी ले सकता है यहाँ पे ब्लड ए का, ठीक है ना। यानी पॉजिटिव वाले ले सकते हैं यहाँ पे, ओके। और इसी तरह से यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा रक्तदाता वर्ग। रक्तदाता वर्ग का मतलब कौन दे सकता है, तो ए और ओ जो है वो दे सकते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से बी में देख लेते हैं, जो बी आपका ब्लड ग्रुप है वो कौन कौन प्राप्त कर सकता है, तो बी का जो ब्लड ग्रुप है वो बी और ए बी दोनों जो है प्राप्त कर सकते हैं, और बी एंड ओ जो है वो ले सकते हैं। दाता का मतलब देने वाला जो होता है, ठीक है ना। और इसी तरह से ए बी में ए बी जो होता है ब्लड ग्रुप वो प्राप्त कर सकता है, ले सकता है, और साथ में ए बी और ओ जो है ये सभी दे सकते हैं। सेम उसी तरह से ओ एक ऐसा वर्ग ग्रुप है आपका ब्लड का जो सभी को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, जैसे ए बी और ओ, ठीक है ना। और इस तरह से रक्तदाता वर्ग जो है वो ओ को दे सकता है। तो ये एक मेन फैक्टर है, इससे एक क्वेश्चन जरूर आपका ब्लड से आता है, और कुछ अभी आगे चल के हम आपके लिए और वीडियोस लेके आएंगे। अब इसमें देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट एक चीज है जो आपको मैं बता दूं कि इसमें RH फैक्टर एक होता है। RH फैक्टर का मतलब इसमें ये होता है, RH एक प्रकार का एंटीजन होता है जो लाल रुधिर कोशिकाओं में पाया जाता है, और जिस मनुष्य के शरीर में पाया जाता है वह RH प्लस एवं जिसके शरीर में नहीं पाया जाता वो RH माइनस कहलाता है। जो भी हम आपको बता रहे थे कि प्लस और माइनस में चलता है। तो भारत में लगभग 97% लोगों में RH प्लस होता है, और यदि RH माइनस वाले व्यक्ति को RH प्लस वाले व्यक्ति का रुधिर दे दिया जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी प्लस के साथ माइनस नहीं चल सकता है, ठीक है ना। ये एक फैक्टर है RH का। तो RH फैक्टर क्या होता है, जो मानव के शरीर में पाया जाता है, एंटीजन होता है, ठीक है। और ये प्लस और माइनस में चलता है। जनरली हम लोग कहते सुनते हैं ना कि A प्लस है या A निगेटिव या A पॉजिटिव है, O निगेटिव या O पॉजिटिव है, तो यही है, प्लस यानी पॉजिटिव और माइनस यानी निगेटिव होता है, ठीक है ना।
तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा आपके पाचन तंत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लिए। वाटर रुधिर कोश का पाचन तंत्र क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और इससे जो भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकते थे हमने वो क्वेश्चन आपको बताएं कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसका जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। हमारा यही नंबर है जो व्हाट्सएप पे नंबर है, और यहाँ पे डिस्प्ले भी होगा, तो वहाँ से भी आप नंबर लेके टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं हमारे ग्रुप में। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।